हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव चंदनपुर में माधव अपनी पत्नी सावित्री के साथ जीवन बसर करता था। माधव एक बेहद कर्मठ और सच्चा इंसान था, लेकिन हालात उसकी लगातार अग्नि परीक्षा ले रहे थे। गांव में खेती बाड़ी के सिवा रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं था और पिछले कई दिनों से खेतों का काम पूरी तरह ठप पड़ा था। गरीबी उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। सुनिए जी, रसोई में अब राशन लगभग खत्म हो गया है। अगर आने वाले 2-4 दिनों में कोई दिहाड़ी नहीं मिली तो घर में चूल्हा जलना भी बंद हो जाएगा। मैं भी दिन रात यही सोच रहा हूँ सावित्री। खेत के मालिक ने साफ मना कर दिया है कि अभी हफ्तों तक कोई काम नहीं निकलेगा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि अब परिवार का पेट कैसे पालें। बुरे दिन हमेशा नहीं टिकते, लेकिन अब सिर्फ मजदूरी के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना भी अक्लमंदी नहीं है। हमें कुछ नया काम शुरू करना होगा। नया काम? इस छोटे से चंदनपुर गांव में हम गरीब क्या नया काम कर सकते हैं? आप भूल गए क्या? शादी से पहले जब आप शहर में रहते थे तो कई सालों तक एक मशहूर ढाबे पर काम किया करते थे। वहां आपने बेहतरीन खस्ता कचौड़ी और आलू की तीखी सब्जी बनाना सीखा था। लोग उस ढाबे की कचौड़ी खाने मीलों दूर से आते थे। खुद ढाबा मालिक आपके हुनर की कसमें खाता था। तो फिर उसी कला को अपनी ताकत क्यों नहीं बनाते? गांव के नुक्कड़ पर जो पुराना बस स्टैंड है, वहां रोज आसपास के गांवों से मुसाफिरों की भीड़ लगी रहती है। अगर वहां एक छोटा सा ठेला लगा लें तो शायद 2 पैसे की आमदनी हो जाए। लेकिन सावित्री, इसके लिए पूंजी कहां से आएगी? मैदा, तेल, आलू, मसाले, इन सब के लिए तो पैसे चाहिए ना। हमारे पास जो पुरानी साइकिल पड़ी है और पीतल के जो चंद पुराने बर्तन हैं, हम उन्हें बेच देंगे। शुरुआत भले ही छोटी हो, लेकिन हमारी मेहनत बड़ी होगी। ठीक कहा तुमने। अब मैं इन मजबूरियों के आगे घुटने नहीं टेकूंगा। कल सुबह पहली किरण के साथ मैं बाजार जाऊंगा और जो भी रकम मिलेगी उसी से हम अपने नए सफर की शुरुआत करेंगे। सुबह सूरज निकलते ही माधव अपनी पुरानी साइकिल और कुछ पीतल के बर्तन लेकर पास के बड़े कस्बे रतनपुर मंडी पहुंच गया। अपना सामान बेचकर उसे जो भी चंद रुपए मिले उससे उसने एक पुराना लकड़ी का ठेला खरीदा। फिर उसने मैदा, आलू, सूजी, तरह तरह के मसाले, तेल और हरी मिर्च जैसी जरूरी चीजें खरीदी। माधव भाई, आज इतनी भारी खरीदारी? कोई नया व्यापार शुरू करने वाले हो क्या? हाँ लाला जी, अब अपनी मेहनत के दम पर खस्ता कचौड़ी और आलू की सब्जी का ठेला लगाने जा रहा हूँ। इस गांव में कचौड़ी सब्जी कौन खरीदेगा भाई? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती लाला जी। अगर मेरे हाथों के स्वाद में जादू होगा तो लोग खुद खींचे चले आए। शाम ढलते ढलते माधव सारा कच्चा माल लेकर घर लौट आया। उस रात पति पत्नी ने मिलकर उस पुराने ठेले को साफ करके नया जैसा बना दिया। माधव ने रात में ही आलू उबाले और अपने पुराने ढाबे के तजुर्बे से एक खास गुप्त मसाला तैयार। बात हमेशा याद रखिएगा, ग्राहक सिर्फ खाना नहीं खाता, वो बनाने वाले का प्यार और भरोसा भी महसूस करता है। इसलिए हर किसी को मुस्कुराकर खाना परोसिएगा। अगर तुम मेरा इस तरह साथ ना देती तो शायद मैं आज भी किसी के खेत में मजदूरी के लिए गिड़गिड़ा रहा होता। कल आपके हुनर की असली परीक्षा है। ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, सच्ची लगन का फल मीठा ही होता। सुबह होते ही माधव ने बस स्टैंड के पास बरगद के पेड़ के नीचे अपनी दुकान सजा ली। कढ़ाई में तेल गरम हुआ और कुछ ही देर में भुने हुए मसालों और करारी कचौड़ियों की महक पूरे इलाके में फैल गई। लेकिन शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। लोग ठेले को देखते और बिना कुछ खरीदे आगे निकल जाते। अरे माधव, आज खेत पर नहीं गए? ये क्या नया चोंचला शुरू कर दिया? जी काका, अब खुद की मेहनत से कुछ नया करने की सोची है। एक बार मेरे हाथ की कचौड़ी सब्जी चक्कर तो देखिए। अरे बेटा, हम तो घर से पेट भर के निकले हैं, फिर कभी खाएंगे। 2 घंटे बीत गए, लेकिन बोहनी तक नहीं हुई। माधव के चेहरे की चमक फीकी पड़ने लगी। उसे लगा कि शायद उसने बहुत बड़ी भूल कर दी है। तभी एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। उस पर शहर से लौट रहा एक नौजवान रोहन बैठा था। वाह, गांव के बस स्टैंड पर खस्ता कचौड़ी। भैया, जरा एक प्लेट तो लगाना, देखें आपके हाथों में कितना जादू है। अभी लीजिए बाबूजी, एकदम गर्मा गर्म। वाह,
क्या बात है। सच कह रहा हूं भैया, मैंने शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाया है, लेकिन आपकी कचौड़ी का खस्तापन और सब्जी के मसालों का जो स्वाद है, दिल खुश कर दिया आपने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी, यही मेरी असली कमाई। रोहन की तारीफ सुनकर आसपास खड़े लोगों की भीड़ ठेले की तरफ खिंची चली आई। देखते ही देखते कतार लग गई। दोपहर ढलने से पहले ही माधव का सारा सामान बिक चुका था। देखो सावित्री, पहले ही दिन सब कुछ बिक गया, लेकिन आज गांव के जमींदार भैरव सिंह के आदमी मुझे बहुत खूंखार नजरों से देख रहे थे। उन्हें मेरा यूं आगे बढ़ना रास नहीं आ रहा। जो लोग खुद कुछ नहीं करते, उन्हें दूसरों की तरक्की हमेशा चुभती है। आप बस अपना काम ईमानदारी से करते रहे। शेरा, मैंने सुना है वो 2 कौड़ी का मजदूर माधव अब बड़ा सेठ बन गया है। लोग उसके ठेले की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। जी मालिक, अब तो खेत के मजदूर भी पहले वही नाश्ता करते हैं। उसका धंधा जोरों पर है। उसका धंधा परवान चढ़ने से पहले ही खाक में मिल जाना चाहिए, समझ गए? अगले दिन बस स्टैंड पर माधव ग्राहकों को कचौड़ी परोस रहा है। तभी शेरा अपने गुंडों के साथ आता है। ओए माधव, तुझे यहाँ ठेला लगाने की परमिशन किसने दी बे? भैया, मैं तो सड़क के किनारे खड़ा हूँ, पंचायत की जगह है, किसी का रास्ता नहीं रोक रहा। ये गांव मेरे मालिक का है, बिना उनकी इजाजत के यहाँ एक पत्ता नहीं हिलता। शेरा लात मारकर सब्जी का पूरा भगोना सड़क पर गिरा दिया। माधव की आंखों में आंसू आ जाता। या मैं गरीब आदमी हूँ, कई घंटों की मेहनत थी, मेरी रोजी रोटी मत छीनो। अगर कल से यहाँ दिखा तो तेरा ठेला और तुझे दोनों को उठा लेंगे। उन्होंने आपका ठेला तोड़ा है, आपका हौसला नहीं। अगर बस स्टैंड पर गुंडों का राज है, तो हम अपने घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे से सामान बेचेंगे। जिसके हाथों में स्वाद होता है, ग्राहक उसका रास्ता खुद ढूंढ लेते। अगले दिन माधव ने हार नहीं मानी। उसने अपने घर के बाहर ही एक छोटी सी मेज लगाकर काम शुरू कर दिया। शुरुआत में सड़क खाली रही, लेकिन कुछ ही घंटों में रोहन अपनी मोटरसाइकिल से उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंच गया। अरे माधव भैया, मैं तो आपको बस स्टैंड पर ढूंढ रहा था। 1 प्लेट लगाइए और 3 प्लेट घर के लिए पैक कर दी। रोहन के जरिए पूरे गांव में खबर फैल गई कि माधव अब घर से ही स्वादिष्ट कचौड़ी बेच रहा है। उस दिन उसकी कमाई बस स्टैंड से भी ज्यादा हुई। ये खबर जब जमींदार भैरव सिंह तक पहुंची तो उसका खून खौल उठा। उसने माधव को हमेशा के लिए बर्बाद करने की एक खौफनाक साजिश रची। 2 दिन बाद गांव के बड़े मैदान में वार्षिक मेला लगा। माधव ने वहां अपना स्टॉल लगाया। कचौड़ी और सब्जी की खुशबू से वहां ग्राहकों की लंबी लाइन लग गई। इसी बीच जमींदार भैरव सिंह का एक आदमी चुपके से भीड़ का फायदा उठाकर माधव के स्टॉल के पीछे पहुंचा। अब आएगा मजा। जब लोग बीमार पड़ेंगे तो माधव को गांव से धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। जान माधव ने उसी भगोने से ग्राहकों को परोसना शुरू कर दिया। पहला निवाला खाते ही एक आदमी जोर जोर से खांसने लगा। अरे ये क्या जहर खिला दिया? इसका स्वाद इतना कड़वा और खराब क्यों है? क्या हम सबको मारने का इरादा है तेरा? नहीं बाबूजी, मैं तो हमेशा ताजा और बढ़िया सामान ही इस्तेमाल करता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखा गांव वालों, ये गरीब ज्यादा मुनाफे के लालच में तुम्हें सड़ा हुआ खाना खिला रहा है। इसका स्टॉल उखाड़ फेंको। ये सब माधव भैया कभी ऐसा घटिया काम नहीं कर सकते। जरूर इसके पीछे कोई साजिश है। तुम्हारे हाथों में ये काला तेल कहां से आया? मैंने तुम्हें अभी अभी स्टॉल के पीछे छुपते हुए देखा था। सच उगल दे, वरना अभी पुलिस को फोन मिलाता हूँ। मुझे माफ कर दो। मुझे जमींदार भैरव सिंह ने पैसे दिए थे ताकि मैं माधव की सब्जी में ये सड़ा हुआ तेल मिला दूं और उसे बदनाम कर सकूं। भैरव सिंह, तुमने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए हमारी जान दांव पर लगा दी। पकड़ो इसे। हालात बिगड़ते देख जमींदार भैरव सिंह वहां से दुम दबाकर भाग जाता। हमें माफ कर दो माधव बेटे, हमने बिना सच जाने तुम्हारी ईमानदारी पर शक किया। कोई बात नहीं काका, बस आगे से किसी गरीब की मेहनत पर इतनी जल्दी शक मत कीजिएगा। मेरा काम आप सबको प्यार से खाना खिलाना है। इस घटना के बाद माधव की सच्चाई और उसके स्वाद की ख्याति
पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। कुछ ही महीनों में रोहन की मदद से माधव ने गांव के मुख्य बाजार में एक पक्की दुकान खरीद ली, जिसका नाम रखा गया माधव खस्ता कचौड़ी वाला। माधव और सावित्री की कहानी हमें सिखाती है कि अगर इंसान की नीयत साफ हो, मेहनत में सच्चाई हो और एक जीवन साथी हर कदम पर ढाल बनकर खड़ा रहे, तो दुनिया की कोई भी ताकत और कोई भी साजिश उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। बहुत ही बढ़िया है भैया, सच में मजा आ गया। मजा आ गया। मजा आ गया। चलो अब चल।